हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस रीजनिंग की सीरीज़ में, अगर आप इसमें हिस्सा ले रहे होंगे तो। दोस्तों, इस क्लास के बाद या तो आप यूँ ही कहें कि इस सीरीज़ के बाद एग्ज़ाम कोई भी रहे डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या तो वो एसएससी जीडी के रहे, बीएसएफ ट्रेड्समैन के रहे, आर्मी के रहे, अग्निवीर के रहे, एसएसबी एचसीएम के रहे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें फुल आउट ऑफ फुल आने वाला है, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चन ला रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन नहीं हैं जो आपसे यूँ ही बन जाती है। आप सोल्यूशन कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन होती है वो सबसे सोल्यूशन हो जाती है। आप अगर YouTube पे क्लास कर रहे हैं तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप उन सारे क्वेश्चनों का ज़रूर प्रैक्टिस करें जिसमें आपको थोड़ी सी भी कठिनाइयाँ हो। तो चलिए अब बनाइए आप इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। क्या है? 37, 61, 19, 27। सबसे पहले हम असंगत चुनने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सम और विषम संख्या की कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो सारे के सारे संख्या विषम संख्या है, सम संख्या है ही नहीं। उसके बाद मेरा दूसरा प्रियोरिटी रहेगी क्या चीज़ का, कि हम देखेंगे कि कौन सा संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ये 37, ये अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और इसके अलावा खुद से कटे, मतलब एक से और खुद के अलावा तीसरा उसका कोई फैक्टर ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 37 एक और 37 के अलावा क्या कोई दूसरा नंबर से कटता है क्या? नहीं। 61 भी वैसा ही है, 19 भी वही वैसा ही है। जबकि जो 27 ऐसा संख्या है दिया गया ऑप्शन में जो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है और 27 से भी कटता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से बोल रहा है कि भिन्न आकृति को चुनिए। अगर आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वही बोल रहा है कि भिन्न आकृति को चुनिए। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर में एक और ट्रायंगल है जो शेप्ड है। शेप्ड का मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा ये रंगा हुआ है, जो उसके जो ये ट्रायंगल के अंदर वाला ट्रायंगल। अगर आप जाइएगा दूसरी की ओर, दूसरी आकृति की ओर, तो दोस्तों आपको दिखाई देगा सर्किल, और उस सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल है जो पूरा का पूरा रंगा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर वाला आकृति इसके बाहर वाला आकृति का प्रतिरूप है। हम जाते हैं अगर आकृति नंबर सी में, तो आपको दिखाई देगा एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के अंदर एक और छोटा सा चतुर्भुज है जो रंगा हुआ है। लेकिन अगर हम देखेंगे आकृति नंबर डी, तो आप देखिएगा उसमें 1 2 3 4 5 6 भुजा आपको दिख रही है ना, 6 भुजा वाला आकृति है। लेकिन उसके अंदर वाला जो आकृति है, क्या उसमें 6 भुजा आपको दिख रहा है? क्या उसमें मात्र 4 भुजा है। तो आकृति नंबर डी अलग हो गया अन्य तीनों आकृतियों की अपेक्षा। अब देखना है आपको ऑप्शन में कि आकृति डी को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है, EARTH को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है। चलिए हम इसे लिखता हूँ। पेल PALE को क्या लिखा जाता है? 2 1 3 4 लिखा जाता है। अर्थ को क्या लिखा जाता है मेरे भाई? EARTH को लिखा जाता है 4 1 5 9 0। तो फिर बोल रहा है कि पर्ल को क्या लिखा जाएगा? PEARL को क्या लिखा जाएगा? आप अगर इसे गौर से देखिएगा, अब देखिए पेल और अर्थ में कौन कौन सा अक्षर कॉमन है, कौन कौन सा लेटर कॉमन है। देखिए इसमें ए है, इसमें भी ये है, ठीक है। उसके अलावा और हमें कोई कॉमन अक्षर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ ए को कोड किया गया 1 से, और यहाँ भी ए को कोड किया गया है 1 से, ठीक है। अब अगर देखते हैं कि पी को कोड किया गया 2 से, अगर हम इसके स्थान पे आते हैं कि पी
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, तो P 16वें नंबर पे आता है, जबकि यहाँ पे कितना लिखा गया है 2। अगर देखेंगे हम E के बारे में तो दोस्तों E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 नंबर पे आता है, जबकि लिखा गया है 4। इससे हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि वैसे ही कुछ भी लिखे से कुछ भी रैंडम संख्या दे दिया गया है, मिलाएंगे कैसे, तो आप ऐसे में आपको मिलाना होगा कैसे, आप इसमें देखिएगा गौर से। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, अर्थात आपको 2 कॉम्बिनेशन वाला वर्ड देगा, 2 आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें से कम एक वर्ड कॉम्बिनेशन वाला वर्ड होगा। जैसे देखिए इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, और दोनों को 1 से डिनोट कर दिया गया है, अर्थात यहाँ पे जो दिया गया अक्षर PALE और EARTH, इन्हीं दोनों लेटरों के कॉम्बिनेशन से पर्ल बना होगा। देख लीजिए P को कितना से डिनोट किया गया है, तो 2 से। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 2, सारे के सारे ऑप्शन में 2 नज़र आ रहे हैं। E को कितना से डिनोट किया गया है, 4 से, उसके बाद 4। अब देखेंगे 2 और 4 किस में लिखा हुआ है, तो ओनली ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है 2 4। उसके बाद का जो भी होगा वो हमें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, पूरा का पूरा हमें नहीं बनाना है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है, एग्जाम अप्रोच है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इसमें कि आपको कैसे देखना है कि किसी भी लेटर का कोई रैंडम नंबर दे दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से बोलता कि सभी हंस तोते हैं, सभी हंस क्या है मेरे भाई, तो तोते हैं, है ना। और फिर बोल रहा है कि कोई भी तोता कोयल नहीं है, कोई भी तोता कोयल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष 1 क्या कहता है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है। आप इसमें देखिए निष्कर्ष नेगेटिव दिया हुआ है, क्या हम इसे काट दें, नहीं। क्यों हम इसे नहीं काटेंगे, क्योंकि कथन भी तो नेगेटिव दिया गया है। कथन में आप अगर देखिएगा दूसरा नंबर कथन, कोई भी तोता कोयल नहीं है, ये जो कथन है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अगर कथन नेगेटिव है तो इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव हो सकता है। हम उसके आधार पर चेक करेंगे इस डायग्राम के आधार पर कि गलत है या तो सही है, मतलब कि गलत है या सही है। आप देखिएगा पढ़ते निष्कर्ष नंबर 1 को कि कोई भी हंस कोयल नहीं है। क्या कोई भी हंस कोयल आपको नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जब इसका तोते से कोई संबंध नहीं है तो तोता के अंदर वाला से इसका खाक संबंध रहेगा, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, सभी तोते हंस है। क्या सभी तोते हंस है, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा बोले कि कुछ तोता हंस है तो सही होगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। तो ओनली निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। देखिए आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन हालांकि मैं लाया नहीं हूं, लेकिन देख लीजिए क्या है कि उपरोक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप इसे देख लीजिए। अब दर्पण कहाँ लगाना है, क्वेश्चन में तो आपको दर्पण दिख ही नहीं रहा है, नीचे लगाना है कि बायां लगाना है कि दाहिना लगाना है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों लाया हूं, मैं अभी आपको इसका उद्देश्य बताने वाला हूं। देख लीजिए, अगर कोई भी आकृति दिया हो, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मैं इसे ट्राई करता हूँ ऐसा ही बनाने का, ठीक है। और इसमें बताया ही नहीं गया है कि दर्पण कहाँ पे लगा हुआ है। अगर नहीं बताया गया है तो आप यहाँ पे इसका दर्पण लगा देना। अगर नहीं बताया गया है, अगर दर्पण नहीं दिया गया है तो दर्पण आप यहाँ लगा देना। अगर आप यहाँ लगाते हैं तो ये इसका वाटर इमेज हो जाएगा, है ना। तो आप इसका दर्पण को लगा दीजिएगा यहीं पे। अब हम बनाते हैं इसका क्या, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। आप इसे गौर से देखिएगा कि हम इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। आप देखिए जो ए वाला डंटी है, आप इसे भूल जाइए कि 5 है। इस वाला डंटी किधर है, इस दर्पण के सामने है, तो यहाँ भी हम एक डंटी बना देंगे जो दर्पण के सामने होगा, ठीक है। उसके बाद एक डंटी दूर है तो हम एक डंटी दूर बना देंगे, है ना। देखिए इसका मुंह इधर की ओर है, दर्पण से दूर भागता चला जा रहा है, तो हम इसका भी मुंह दर्पण से दूर भागता चला जाएगा।
ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन ए आकृति नंबर डी में दिख रहा है। और आकृति नंबर डी को कौन सा विकल्प में रखा गया है? तो विकल्प नंबर ए में रखा गया है। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आप उड़ा सकते थे। कैसे? आप देखिए, जब मैं यहाँ तक का डायग्राम बनाया था, जब मैं यहाँ तक का डायग्राम बनाया था, तो आप देखिएगा आकृति नंबर ए में इसको उल्टा कर दिया गया, जो बिल्कुल भी गलत है। अगर हम देखते हैं आकृति नंबर बी में, तो ए वाला डंटी को नीचे कर दिया गया, आकृति नंबर बी भी गया। अगर हम देखते हैं आकृति नंबर सी को, तो ए जैसे के तैसे ही लिख दिया गया, तो बच गया क्या? आकृति नंबर डी। और आकृति नंबर डी को कौन सा ऑप्शन में रखा गया? ऑप्शन नंबर ए में रखा गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ा सकते थे, लेकिन मेरा इसमें मकसद था कि आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊं, उसके बाद मैं आपको इसका एग्ज़ाम अप्रोच स्मार्ट सॉल्यूशन में बताऊं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से ही संबंधित है। अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, और आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ये है। चाहे अब गलत हो या सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलती करोगे तो आपकी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी, तो आप ज़्यादा सीखोगे। देख लीजिए, इसमें तो दे दिया गया है, इसमें दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? दर्पण प्रतिबिंब दे दिया गया, दर्पण दे दिया गया कि दर्पण कहाँ पे लगा हुआ है। अब देख लीजिए, मैं आपको क्या कहा, जो भाग दर्पण के सामने होगा आप उस भाग को दर्पण के सामने कर दीजिए। चलिए हम इसे खेलते हैं ऑप्शन से। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो क्या किया गया? ऐसे इसको ऐसे करके पलटा दिया गया। ऐसे होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा कट गया। ऑप्शन नंबर बी को अभी नेगलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सही हो सकता है, हम इस पर सस्पेंस ऑर्डर में रखते हैं। लेकिन जैसे हम अगर आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो आप इसे देखिएगा, इसे ऐसे करके पलटा दिया गया है। ये भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होने वाला है। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो इसे सीधा के सीधा ही रख दिया गया है। तो मेरा क्या बच गया? फाइनली ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम सस्पेंस में रखे थे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे भी खेल सकते हैं। आप ऑप्शन का मदद लेना शुरू कर दीजिए। आप अगर ऑप्शन से खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी ऐसा क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा स्मार्ट सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूं। थैंक यू।